हेलो एवरीबॉडी, हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पहुंच गए बैटल टू द हेवंस नोवेल के एपिसोड नंबर 220 पे और इसमें जियान की टोली जो कि हेवली टूम के अंदर है वो थर्ड लेयर में एंटर करने वाली है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलो शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड के रिकैप की। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान जो कि उस हनली का सामना कर रहा होता है वो बाहर निकाल लेता है अपने पर्पल डीमन पपेट को। मतलब फॉर्मेशन का यूज करने के बाद पर्पल हो गया था, वैसे तो गोल्डन कलर का ही था। अभी जियान की पपेट की स्ट्रेंथ करीब 9 स्टार 2 जोंग तक पहुंच गई होती है। वहीं पे हनली जिसने अपने क्लैन टैटू का यूज कर लिया था उसकी स्ट्रेंथ थी 8 स्टार पीक की। इस वजह से पूरी कोशिश करने के बाद भी जियान का पर्पल डीमन पपेट उसकी बैंड बजा देता है। बट इससे पहले जियान और जूनर दूसरी पार्टी के ऊपर घातक हमला कर पाते, वो अपने पीछे से फील करते एक हैवी प्रेशर को। जूनर तुरंत चिल्ला के बोलती, बेबुद्ध जियान आपको जल्दी से भागना होगा क्योंकि हेवली टूम का एनर्जी स्टॉर्म पास आ रहा है। ये देख के जियान की भी हालत खराब हो जाती है। जूनर और जियान फाइट को छोड़ के तुरंत ही एस्केप मारना शुरू कर देते हैं। पीछे से आने वाला एनर्जी स्टॉर्म बहुत जल्दी एक्सपेंड हो रहा होता है। जब जूनर और जियान थर्ड लेवल की तरफ जा रहे थे उन्हें बीच में होजवान और होजी मिलते हैं। ये दोनों थे यैन क्लैन के मेंबर्स क्योंकि जियान और होजवान के बीच में पहले से काइंड ऑफ फ्रेंडशिप हो चुकी है। इस वजह से ये लोग 4 लोगों की एक टोली बना लेते हैं। जब ये पहुंचे थे उस थर्ड लेवल की बाउंड्री पे तो वहाँ पे गू क्लैन के चारों एक्सपर्ट्स ऑलरेडी उनका वेट कर रहे होते हैं। इन चारों का लीडर था वो गू चिंगयांग जिसने ग्रीन रोब्स को पहन के रखा होता है। ये ब्लैक सबमर्ज आर्मी का फर्स्ट जनरल था। ये जूनर पूछती है कि आप सभी ने लाइट कर्टन में एंटर क्यों नहीं किया, तो गू चिंगयांग बताता है कि इस बाउंड्री वॉल की एनर्जी सॉलिडिफाई हो चुकी है, इसे ब्रेक करने के लिए सभी की जरूरत है। कुछ समय बाद बाकी के क्लैंस के मेंबर्स भी यहाँ पे आ गए थे। टाइम को वेस्ट न करते गू चिंगयांग पूरी बात को बताता है। अब क्योंकि सभी लोग एक ही बोट में हैं इस वजह से इस जगह पे स्कीमिंग का कोई मतलब नहीं है। जियान नजर रखता है हनली और हनिया के ऊपर, जिसके बाद थर्ड लेवल की एनर्जी वॉल को ब्रेक करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले आगे जाता है गू चिंगयांग का ग्रुप। करीब 100 फीट की डिगिंग करने के बाद इन्हें लेक लैंड का ग्रुप रिप्लेस कर लेता है। जब लेक लैंड के दोनों एक्सपर्ट्स ने उस टनल को 50 फीट और गहरा कर दिया था तो फिर अपना अपना टर्न लेके सभी लोग ये काम करने लगते हैं। हल्ली और हन्या के साथ साथ जियान और जूनर ने भी 2 बार टनल को क्रिएट करने के लिए डिगिंग करी थी। तभी पीछे का वो एनर्जी स्टॉर्म और भी पास आ जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि ये सभी लोग ऑलरेडी टनल में एंटर कर चुके थे। भले एनर्जी स्टॉर्म की वजह से पूरी बाउंड्री वॉल हिल जाती है लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। तभी जियान का ध्यान जाता है साइड की क्रिस्टल लेयर पे जो कि पूरी तरीके से फ्राइटनिंग एनर्जी से बनी हुई थी। उसमें से एक्चुअली में व्हाइट लिक्विड बाहर आ रहा होता है। जब जियान इसे ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे का रंग चला गया था। जियान के ऐसे एक्शन सभी के ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। जियान कहता है एनर्जी वॉल धीरे धीरे करके क्लोज होती जा रही है। ये सुन के सभी के एक्सप्रेशन काफी अगली हो गए थे। गू चिंगयांग भी जियान की तरह इंस्पेक्ट करता है और वो बात सही निकलती है। तभी ब्लैक सबमर्ज आर्मी का वो जनरल जिसने सिल्वरी रोब्स को पहन के रखा होता है, हम उसे वॉल में एक पंच को मारते हुए देखते हैं। एनर्जी वॉल से एक वार्म वार आया था। ये कीड़ा एकदम स्नो व्हाइट होता है और इसकी बॉडी से बाहर आता है एक सफेद लिक्विड। जैसे लिक्विड नीचे गिरता है ये लिक्विड तुरंत क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे देख के गू चिंगयांग और सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहते हैं एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट। अभी क्या चीज है चलो जानते हैं इस एपिसोड में। एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट। गू चिंगयांग की इस बात को सुन के जियान चौंक जाता है। इसको एक्सप्लेन करती है हमारी जूनर। वो कहती है एंशिएंट टाइम में से छोटे छोटे मैजिकल बीस्ट एग्जिस्ट करते थे। इनकी बॉडी एक्सट्रीमली टाइनी होती है लेकिन इनके नंबर्स अनगिनत होते हैं। एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स जैसा कि इनका नाम है ये हर एक चीज को डिवावर कर सकते हैं, जिसके बाद ये उस मटेरियल को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ओरिजिनली ये चीजें बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि हमारा इनसे यहाँ पे सामना होगा। अभी गू चिंगयांग के एक्सप्रेशन काफी ग्रेव थे। वो डीप आवाज में कहता है ये लाइट कर्टन इन एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स के द्वारा क्रिएट किया गया होगा। अनएक्सपेक्टेड बात है कि हम उनके छत्ते में घुस गए। अगर इंसेक्ट जाग जाते हैं तो फिर हमारा नामो निशान भी नहीं बचने वाला। गू चिंगयांग ने बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स को देखेगा। गू जियान नीचे झुक के जमीन को छूता है, जिसके बाद वो कहता है ये बात सिर्फ इस लाइट कर्टन की नहीं है, लगता है इस हेवली टूम में कई चीजें इन इंसेक्ट्स के द्वारा ही क्रिएट करी गई हैं। हनिया डेंस और कोल्ड आवाज में कहता है गू चिंगयांग क्या तुम यहाँ पे सभी की जान लेना चाहते हो। गू चिंगयांग की इंडिफरेंट नजरें जाती हैं हनिया की तरफ, जिसके बाद वो सभी को ध्यान से देखता है। वो डीप आवाज में कहता है क्योंकि मैं तुम सभी को यहाँ पे लाया हूँ इसी वजह से तुम सबकी जान बच पाई है, वरना अभी तक उस एनर्जी स्टॉर्म की वजह से तुम लोग पूरी तरीके से तबाह हो चुके होते। और अभी ये सब कहने का समय नहीं है। ये क्रिस्टल वॉल बहुत जल्दी क्लोज हो रही है, हमें जितना जल्दी हो सके अपनी टनल को खोलना होगा। ये सुन के सभी लोग नोट करते हैं। इस समय कुछ भी कहना काफी लेट है। टनल के आउटसाइड एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी स्टॉर्म। अगर वो पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो फिर उनकी जान बिल्कुल नहीं बचने वाली। ऑफ कोर्स यहाँ पर रहने का मतलब ही मौत ही है, तो फिर बस रास्ता बचा रह गया आगे जाने का। गू चिंगयांग डीप आवाज में कहता है आप सभी अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना बंद करो। ऑफ कोर्स अगर तुम सबका मरने का मन है तो फिर मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। तुरंत ही वो अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है लेट्स बिगिन। इस कमांड को सुन के सभी लोग
नोट करते हैं। तुरंत इन सभी के पैर आगे बढ़े थे। बिना होल्ड बैक करे सभी की दुखी रिलीज होती है। एक ही इंस्टेंट में इस टनल के अंदर से इंटेंस रंबलिंग साउंड सुनाई देती है। इन सभी के वाइल्ड और वायलेंट अटैक्स की वजह से अब टनल की ओपनिंग काफी तेज हो गई थी। चारों तरफ चिंगारियां फैलती हैं। हम क्रिस्टल की लेयर बाय लेयर नीचे गिरते हुए देखते हैं। जब सभी लोग टनल को ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, दोनों साइड की क्रिस्टल वॉल स्लोली विगल करने लगती है। इस समय खुली आंखों से देखा जा सकता है कि दोनों साइड से क्रिस्टल वॉल धीरे धीरे क्लोज होती जा रही है। गुजियन का एक्सप्रेशन काफी सोलम था। वो कहते हैं और भी एंशिएंट डिवाइनिंग इंसेक्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। दोनों तरफ की क्रिस्टल वॉल में से वो खतरनाक लेवल की लिक्विड एनर्जी को सेंस करता है, जिसके बाद एनर्जी बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाती है। अगर मामला इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहा तो फिर इससे पहले अपनी टनल को कंप्लीट कर पाए ये एनर्जी क्रिस्टल से बनी वॉल क्लोज हो जाएगी। पूरी सिचुएशन को देख के जियान अपने सिर को लाता है। वो डीप आवाज में कमेंट करते हुए बोलता है, हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। अभी गु चिंगयांग की आईब्रोज भी नीट हो चुकी होती हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, रिगार्डलेस चाहे ये कम इफेक्टिव हो, लेकिन हम इस तरीके से ही काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो फिर मौत बस हमारा इंतजार कर रही है। हमें ऑल आउट जाना ही होगा। गु चिंगयांग भी हेडेक फील कर रहा था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि यहाँ पे आते समय ये लोग इतने अनलकी होंगे। जियान का चेहरा सोलम होता है। वो कोशिश तरीके से दोनों तरफ की दीवारों की तरफ देखता है। उस क्रिस्टल वॉल के पीछे उसे कई डेंसली पैक्ड इंसेक्ट फिगर्स दिखाई दे रहे थे। इनके नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि जियान की बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगते हैं। जियान कहते हैं हमें क्रिस्टल वॉल को क्लोज होने से रोकना होगा। ये सुन के हम गु चिंगयांग को सिर हिलाते हुए देखते हैं। वो कहता है सब कुछ यूजलेस है। ये एंशिएंट डिवाइनिंग इंसेक्ट हमारी हर एक अटैक को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम रैंडमली इनके ऊपर अटैक करते हैं तो फिर ये हमारी एनर्जी को सॉल्व करने के बाद और भी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ये कहने के बाद गु चिंगयांग अपने हाथों को वेव करता है। एक पावरफुल एनर्जी की वेव दोनों साइड की क्रिस्टल वॉल में जाके टकरा जाती है। लेकिन सभी देखते हैं जैसे दूसरी क्रिस्टल वॉल के कांटेक्ट में आई थी वो तुरंत ही गायब हो जाती है। जहाँ पे वो दूसरी की लैंड करती है वहाँ पे वेव आफ्टर वेव लिक्विड एनर्जी इकट्ठी होने लगी थी। इस सीन को देख के जियान की रूह कांप जाती है। ये इंसेक्ट्स वाली बहुत ही छोटे हो लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इकट्ठे होने के बाद इतनी मिस्टीरियस स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। ये एंशिएंट डिवाइनिंग इंसेक्ट्स क्रिस्टल वॉल के पीछे हाइड कर रहे हैं। इनके ऊपर अटैक करना बिल्कुल इनइफेक्टिव है, बल्कि ऐसा करने पे वो क्रिस्टल वॉल के और भी क्लोज आ जाएंगे। ये सोच के जियान के दिल में एक चिल फैल जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इन सभी की यहीं पे समाधि बनने वाली है। जियान के फेस एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देख गु चिंगयांग स्टार्टर्ड हो जाता है। तुरंत ही उसे कुछ याद आया था। जैसे ही वो अपने सिर को घुमा के क्रिस्टल वॉल को देखता है उसे वहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती हुई दिखाई देती है। तभी एक पावरफुल पंच जो कि अपने साथ पावरफुल विंड को कैरी कर रहा होता है वो बैंग साउंड करते हुए क्रिस्टल वॉल में टकरा जाता है। लेकिन इस बार कोई भी क्रिस्टल नहीं बिखरा था। बस जहाँ पे फिश लैंड करती है वहाँ पे एक आधा फुट चौड़ा डेंट आ जाता है। और तो ये निशान जस्ट बना ही था तभी लिक्विड एनर्जी की कई वेव्स इस डेंट को बहुत जल्दी रिपेयर कर देती हैं। ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के सभी के एक्सप्रेशन बहुत ही गंदे हो जाते हैं। कई लोगों की आंखों में तो पैनिक भी दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब एंशिएंट डिवाइनिंग इंसेक्ट सामने की तरफ आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग के संतुलन को बना के रखते हैं। वो एक के बाद एक वायलेंट अटैक को अनलीश करते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट हो नहीं रहा था। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? सभी एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद उन सभी की नजरें इकट्ठी होती हैं गु चिंगयांग के ऊपर, लेकिन उसके एक्सप्रेशन भी कुछ खास सही नहीं थे। ये देख के सभी के दिल बैठ जाते हैं। हन्या जिसका चेहरा पहले से ही पेल होता है अब उसका चेहरा एकदम सफेद पेपर की तरह हो जाता है। वो सिनिस्टर आवाज में कहता है गु चिंगयांग सच में तुम्हारी टैक्टिक्स काफी अच्छी हैं। जियान भी अपनी बॉय से कोड के बोलता है चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। गु चिंगयांग साय करता है। वो कहते हैं कोई भी फायदा नहीं है। एंशिएंट डिवाइनिंग इंसेक्ट्स की डिवाइनिंग एबिलिटी कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। भले यहाँ पे इकट्ठे हुए लोगों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा शानदार हो, लेकिन वो भी ऐसी डेस्परेट सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। गु चिंगयांग को साय करते हुए देख जियान कुछ भी नहीं कहता। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, लेकिन इस बार उसकी दुई की रिलीज नहीं होती, बल्कि जियान की फिस्ट को कवर कर लेता है पर्पल ब्राउन हेवली फ्लेम का क्लस्टर। इसके ऊपर डेंस व्हाइट कलर भी देखा जा सकता था। हेवली फ्लेम के इस क्लस्टर की वजह से यहाँ का टेम्परेचर अचानक से राइज होने लगता है। जियान कहता है गो। जैसे वो अपनी फिंगर को फ्लिक करता है हेवली फ्लेम आगे उड़ के जाती है। हम उसे सामने की क्रिस्टल बॉल को टच करते हुए देखते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आए थे उस जगह से क्रीकिंग साउंड एमिट होता है। सभी लोग इस चीज को सेंस करके स्टैंड हो गए थे कि जहाँ पे हेवली फ्लेम ने लैंड किया है वहाँ पे 2 फीट गहरा होल क्रिएट हो चुका है। जो बची हुई हीट होती है उसने कई एंशिएंट डिवाइनिंग इंसेक्ट्स को अनाइलेट कर दिया था। हेवली फ्लेम के द्वारा ऑब्टेन करे हुए रिजल्ट को देख के जियान के दिल को थोड़ी ठंडक पहुंचती है। वो कहते लगता है सिचुएशन होपलेस नहीं है। ये एंशिएंट डिवाइनिंग इंसेक्ट
हेवनली फ्लेम को डिवावर नहीं कर पा रहे हैं। इस मोमेंट में सभी लोग रिलीफ फील करते हैं। अच्छी बात है कि अभी भी उम्मीद की एक किरण बची हुई है। अभी हनिया भी खुश हो चुका होता है। वो जल्दी से कहता है जियान जल्दी से टनल को खोलो। जियान इस नालायक को इग्नोर मारता है। उसकी नजरें जाती है यान क्लैन की रेड क्लॉथ लेडी की तरफ, जिसके बाद वो याओ क्लैन के उस बंदे को देखता है। वो कहता है तुम दोनों, मैं टनल को ओपन करने का चार्ज लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके दोनों साइड की दीवार के क्लोज होने के रेट को रोकोगे। आई थिंक ऐसा करना तुम दोनों के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। जूनर जो कि जियान के साइड में खड़ी होती है, वो एक धीमी आवाज में इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है यान क्लैन की इस लेडी का नाम है होजी। इसके पास रेड रोडस ये फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 9th रैंक करती है। वहीं पे याओ क्लैन के उस बंदे को बोला जाता है याओ शिनजी। इसे याओ क्लैन में ह्यूमन मेडिसिन बोला जाता है। इसका एल्केमिस्ट लेवल काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। रेड लोटस ये फ्लेम, इसके बारे में सुन के जियान की धड़कनें बढ़ जाती है। उसने इतनी हाई लेवल की हेवनली फ्लेम कभी देखी नहीं थी। ऑफ कोर्स नालायक जियान साइड में खड़ी जूनर की हेवनली फ्लेम के बारे में नहीं सोच रहा है। जियान के शब्दों को सुन के होजी नोट करती है। वहीं पे उस याओ शिनजी की आईब्रोज नीट हो जाती है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उसके पास नोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सभी को नोट करते हुए देख जियान स्माइल करता है। वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है एडिशनली आप सभी को ये पता ही होगा कि इस क्रिस्टल वॉल को ओपन करने में कितना ज्यादा एफर्ट लगता है। हेवनली फ्लेम को यूज करना बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है। मैं अकेला इतना सहन नहीं पाऊंगा। इस वजह से होजी और याओ शिनजी को छोड़ के मुझे आप सभी के हाथों के एनर्जी क्रिस्टल चाहिए होंगे। ये सुन के सभी लोग स्टार्टल्ड हो जाते हैं। गुचिंगा का गुरु कुछ भी नहीं बोलता। हम उन्हें बस नोट करते हुए देखते हैं। वहीं पे जो बाकी क्लैन के मेंबर्स होते हैं, हम उन्हें भी थोड़ा हेजिटेट करने के बाद नोट करते हुए देखते हैं। वो जानते थे कि जो भी जियान कह रहा है वो बिल्कुल सही है। सभी के एक एक करके टर्न्स लेने के बाद भी वो अभी तक टायर्ड फील कर रहे हैं। तो फिर अगर ये पूरा काम जियान अकेले करता है, उसके ऊपर होने वाला बर्डन काफी हैवी होने वाला है। ले क्लैन के वो दोनों मेंबर्स थोड़ी देर तक सोचने के बाद एक पाउच को बाहर निकालते हैं। इस पाउच को जियान की तरफ टॉस कर दिया गया था। इस कपड़े से बने बैग के अंदर काफी डेंस एनर्जी थी। इसके वेट को देख कैसे लगता है जैसे इसके अंदर 100 से ज्यादा एनर्जी कोर्स होंगे। एक बंदा बोलते है भले ब्रदर जियान की शब्द काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन ये रीजनेबल भी है। हम जितने भी एनर्जी कोर्स को अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं वो सभी इस बैग में है। ले क्लैन को सबसे पहले आगे जाते हुए देख एक के बाद एक बाकी क्लैन के मेंबर्स भी अपने अपने क्लोथ बैग्स को बाहर निकालने लगते हैं। ये सभी जियान को दे दिए जाते हैं। इन सभी बैग्स को लेके जियान के चेहरे पे स्माइल आई थी। फाइनली उसकी नजरें जाती है हनिया के डुओ के ऊपर। वो हल्की आवाज में कहता है तुम दोनों का क्या सीन है। जब हनिया देखता है कि उसको पकड़ लिया गया है, उसका चेहरा एकदम कोल्ड हो जाता है। वो डीप आवाज में डिमांड करते हुए बोलता है जियान तुम ऑलरेडी इतने सारे एनर्जी कोर्स को ले चुके हो, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है रिगार्डलेस ये चाहे इनफ हो या फिर नहीं हो, फिर भी मैं तुम दोनों से रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ। अगर इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बिना कीमत चुकाए इस टनल को क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसे सीन को देख के जूनर के चेहरे पे स्माइल आती है। लगता है जियान इन दोनों को बिल्कुल बख्शने वाला नहीं है। जियान कहता है ऑफ कोर्स अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ बस तुम लोगों को पीछे मुड़ के वापस जाना होगा। जियान जिस तरीके से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा है, जब हन्या और हनली इस चीज को देखते हैं उन दोनों के चेहरे तुरंत ही ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियान के ग्रुप के पास नंबर्स का एडवांटेज है। वो यहाँ पे अभी फाइट की शुरुआत तो नहीं कर सकते। इस वजह से एक बार ग्लैंसेस को एक्सचेंज करने के बाद हम इन दोनों को अपनी दांती मीचते हुए देखते हैं। उन दोनों के चेहरे पर डिससेटिस्फेक्शन क्लियरली दिखाई देता है। वो एक बैग को बाहर निकालते हैं जिसे वॉलेंट तरीके से जियान की तरफ टॉस कर दिया गया था। हन्या कहता है लो इसे, जल्दी से काम पे लगो। इन दोनों की फ्यूरियस आवाज को सुन के जियान के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो जाती है। सारे एनर्जी कोर्स को अपनी स्टोरी में स्टोर करने के बाद जियान के चेहरे की स्माइल विड्रॉ हो जाती है। वो सोलम एक्सप्रेशन के साथ सामने की क्रिस्टल वॉल को देखता है। इस समय क्रिस्टल वॉल के अंदर कई इंसेक्ट्स को विगल करते हुए देखा जा सकता था। वेव आफ्टर वेव लिक्विड एनर्जी उस एनर्जी वॉल से बाहर आती है, जिसके बाद वो सॉलिडिफाई होकर क्रिस्टल में बदल जाया करती थी। जियान देखते याओ शिनजी और होजी को। वो कहते तुम दोनों, मैं दोनों साइड्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये सुन के होजी नोड करती है। वहीं पे याओ शिनजी जियान को बस एक नजर से देखता है। हालांकि वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों से ऑब्वियस मालूम होता है कि वो जियान के इस तरीके से ऑर्डर्स को इश्यू करने से काफी डिस्प्लीज्ड है। याओ शिनजी अपनी नजरों को विड्रॉ करता है, जिसके बाद हम उसके हाथ को मूव करते हुए देखते हैं। तुरंत ही ऊपर एक फ्लेम का क्लस्टर अपीयर होता है। इसका कलर हल्का सा ब्लैक था। जब ये फ्लेम मेटेरियलाइज हुई थी, एक अजीब सी हवा सीटी हो जाती है। जब ये विंड साउंड सभी के कानों में जाता है, वो काफी इरिटेशन फील कर रहे थे। ऐसा लगता है इस तरीके का अनयूजुअल साउंड उनके इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है। याओ शिनजी के हाथ के इस फ्लेम को देख के सभी की आंखें उसकी तरफ फोकस हो जाती हैं। इन आंखों में थोड़ा सा सरप्राइज देखा जा सकता था। हेवनली फ्लेम जैसी चीज बहुत रेयर है। भले वो एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स हों, तब भी वो हेवनली फ्लेम को जब चाहे देख नहीं सकते। सभी की सरप्राइज से भरी आंखों को देख के याओ शिनजी के चेहरे पे स्माइल आती है। वो अपनी हेवनली फ्लेम को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है नाइनसरिन विंड फ्लेम। इसका हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10वां नंबर है। जियान की आंखें भी इस ब्लैक फ्लेम पे पॉज होती है। खुद अल्केमिस्ट होने की वजह से उसने नेचुरली
चीज के बारे में सुना हुआ था। सारी की सारी हेवली फ्लेम्स काफी अजीब तरीके से फॉर्म होती हैं। इसका एक उदाहरण 3000 बर्निंग फ्लेम है, जिसकी फॉर्मेशन एम्प्टी रियल में हुई है। वहीं पर अगर बात करिए 9 सरीन विंड फ्लेम की, तो एक बहुत ही डीप अवेस में क्रिएट हुई है। उस जगह पे ठंडी हवाएं कभी बंद नहीं होती, कोई भी ऑर्डिनरी दोजन भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सो कॉल्ड 9 सरीन विंड फ्लेम उन इंटेंस विंड से फॉर्म हुई है। इस 9 सरीन विंड फ्लेम को ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ लक की जरूरत नहीं है, उसके पास पावरफुल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। जियान के गैस के हिसाब से इस फ्लेम को ऑब्टेन करने के लिए याओ क्लैन को काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ी होगी। जब सभी की आंखें याओ शिनजी के हाथ की 9 सरीन विंड फ्लेम के ऊपर होती हैं, तभी एक पफ वाला हल्का नॉइज आता है। इस क्रिस्टल टनल के अंदर एक डीप रेड कलर राइज करता है। जब सभी की नजरें जाती है इस लाइट की डायरेक्शन की तरफ, उन्हें एक डीप रेड फ्लेम का क्लस्टर दिखाई दिया था। ये फ्लेम तुरंत ही रेड लोटस को फॉर्म करती है। जैसे ही डीप रेड फ्लेम अपीयर हुई थी, याओ शिनजी के हाथ की वो 9 सरीन विंड फ्लेम काफी डिम हो जाती है। इवन वो विंड्स के साउंड भी काफी रिड्यूस हो गए थे। जब याओ शिनजी इस सीन को देखता है, उसकी फेस मसल्स ट्विच करती है। हालांकि वो अंदर से डिस्प्लीज फील कर रहा था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ये रेड लोटस ये फ्लेम उसकी 9 सरीन विंड फ्लेम से 2 प्लेसेस ऊपर है। नेचुरली इन दोनों के बीच में बड़ा गैप होगा। अभी गुजिंगा की आंखें भी होजी के हाथों में हेवली फ्लेम को देख रही होती हैं। वो मुस्कुराते हुए पूछता है, आई थिंक यान क्लैन की रेड लोटस ये फ्लेम होगी, राइट? हम होजी को नॉड करते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी प्रिटी आंखें शिफ्ट होती है जियान की तरफ। उन नजरों में एक अजीब सी फीलिंग थी। जब जियान होजी की प्रोवोकिंग आंखों को देखता है, उसके चेहरे पे स्माइल सरफेस होती है। ये लड़की वैसे तो हमेशा चुपचाप रहती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि जब बात होती है हेवली फ्लेम की, इसका कैरेक्टर तुरंत ही वाइल्ड हो जाएगा। एक गहरी सांस छोड़ने के बाद जियान अपने हाथ को क्लेंच करता है। उसकी उंगलियों से अलग अलग रंग की फ्लेम्स बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। ये सभी बाहर आके बना लेती हैं एक पर्पल ब्राउन फ्लेम का क्लस्टर, जिसके ऊपर डेंस व्हाइटनेस को भी देखा जा सकता था। ये फ्लेम चर्न होती है। हम इसमें से कई फायर ड्रैगन के सीडलिंग्स को बाहर आते हुए देखते हैं। इसमें से एक हल्का सा रोर भी एमिट हो रहा था। जब जियान के हाथ में हेवली फ्लेम अपीयर हुई थी, ओजी की रेड लोटस ये फ्लेम के ऊपर की वो रेड लोटस एकदम फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है वो काफी इल्यूजनरी हो गए। वहीं पे अगर हम बात करें याओ शिनजी के हाथ के ऊपर की 9 सरीन विंड फ्लेम की, जिसे रेड लोटस ये फ्लेम ने पहले से खतरनाक तरीके से सरप्राइज करके रखा था, अब और भी डिम हो जाती है। इस समय उसके आसपास की वो सीटी बजाने वाली साउंड से पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। फाइनली हम होजी की प्रिटी आंखों में फ्लक्चुएशन को देख सकते हैं। वो एक लो और एन्चेंटिंग आवाज में कहती है, हालांकि तुम्हारी हेवली फ्लेम रैंकिंग में टॉप पे नहीं रखी गई है, लेकिन तुम्हारे इस हेवली फ्लेम मर्जर को टॉप 6 की हेवली फ्लेम से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये दुखी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहली बार है जब किसी ने इस तरीके के क्रेजी एक्शंस लिए हैं। इन शब्दों का जियान को जवाब नहीं देता। भले ही हेवली फ्लेम को मर्ज करना काफी खतरनाक लगता हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। और जो होजी कह रही है कि अभी तक की हिस्ट्री में हेवली फ्लेम्स को किसी ने मर्ज नहीं किया है, ये वर्ड शायद गलत है। एटलीस्ट वो एग्जिस्टेंस जिसने फ्लेम मंत्र जैसे मिस्टीरियस चीप मेथड को क्रिएट किया होगा, वो हेवली फ्लेम्स को मर्ज जरूर कर पाया होगा। क्या जियान के पास हेवली फ्लेम को मर्ज करने का डिस्कस करने का टाइम नहीं होता? जब तीनों ने अपनी हेवली फ्लेम्स को समन कर लिया होता है, जियान कहता है, ऑलराइट, हमारे पास पहले से ही कम समय है, हमें जल्दी से एक्ट करना होगा। ये कहने के बाद वो कुछ कदम आगे लेता है। वो सीधा क्रिस्टल वॉल के सामने जाके रुका था। जियान डीप आवाज में कहता है, आप सभी को मुझे क्लोजली फॉलो करना होगा, कोई भी ज्यादा पीछे मत रहना। जियान की इसी आवाज के साथ उसके हाथ में जो हेवली फ्लेम होती है, हम उसे अचानक से चर्न होते हुए देखते हैं। इसमें से कई ड्रैगन के रोल्स बाहर एमिट होते हैं। फ्लेम से एक पर्पल ब्राउन ड्रैगन शूट होता है। ये वॉलेंट तरीके से सामने ही क्रिस्टल वॉल में जाके टकरा गया था। ड्रैगन के पेनी पेनी क्लाउड डांस करते हैं, चारों तरफ एनर्जी क्रिस्टल उड़ने लगते हैं। सभी को एक गहरा होल दिखाई देता है। जो फायर ड्रैगन की टेल होती है, वो जियान के हाथ से कनेक्टेड थी। जियान कहता है, फॉलो मी। वो अपने पैरों को जमीन पे पटकता है। तुरंत ही जियान की बॉडी आगे बढ़ती है। गु चिंगयांग और बाकी लोग उसे फॉलो करने लगे थे। होजी की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है जब वो देखती है जियान की फ्लेम किस तरीके से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके उस क्रिस्टल वॉल को ओपन करने लगी है। वो कहती है कि शानदार फ्लेम कंट्रोल एबिलिटीज है। वो जल्दी से फॉलो करती है। वहीं पे उसके हाथ की वो डीप रेड फ्लेम लेफ्ट साइड की वॉल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। इसके टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से वॉल के क्लोज होने की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। दूसरी साइड में याओ शिनजी भी काम करना शुरू कर चुका था। हालांकि वो नहीं चाहता था कि जियान सबको कमांड करे, लेकिन इस समय उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सबसे दुश्मनी कर सकता है, लेकिन उसे अपनी लाइफ का तो ध्यान रखना ही होगा। इस वजह से याओ शिनजी भी पूरे एफर्ट्स लगाता है। फायर ड्रैगन काफी तेजी से क्रिस्टल वॉल को तोड़ता जा रहा था। क्रिस्टल के अंदर जो एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स होते हैं, वो हेवली फ्लेम के टेरिफाइंग टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही एकदम अनहाइलेट हो जाया करते थे। चाहे बात भली ऐसी हो, लेकिन एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स बड़ी तादाद में फ्लेम की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये जैसी इनॉर्मस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो जियान के लिए काफी बड़ी सदर का कारण बनती है। बैंग 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 साउंड के साथ क्रिस्टल वॉल में एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। जियान के ग्रुप की एडवांसमेंट स्पीड काफी बढ़ गई थी। खैर, जब वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जियान सेंस करता है कि उसकी दुखी भी सैलाब की तरह बाहर बह रही है। इस तरीके का एग्जॉशन कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। वो सोलम एक्सप्रेशन के साथ अपनी
अपने हाथों को क्लेंच करता है। तुरंत ही हम एक बैग को अपीयर होते हुए देखते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज को बाहर नहीं निकालता। वो बस अपने हाथों में बैग को पकड़ता है। वो डायरेक्टली फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करके एनर्जी कोर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा था। ये एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी तुरंत ही सामने के फायर ड्रैगन में सप्लाई कर दी जाती है, जो कि क्रिस्टल वॉल को ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जियान के ऐसे एनर्जी कोर्स के कंजम्पशन को देखते हुए गु चिंगांग के ग्रुप के एक्सप्रेशंस काफी सॉलम हो जाते हैं। गु चिंगांग बोलते हैं कितना समय और लगने वाला है। ये क्रिस्टल वॉल एक्सट्रीमली हार्ड थी और एंशिएंट डिवॉरिंग इंसेक्ट्स उनका रास्ता रोक रहे हैं। भले ही जियान के पास हेवली फ्लेम हो, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होने वाला। साइड में चल रहा वो सिल्वर रोडमैन थोड़ा सोच के बोलता है, हमें इस एनर्जी वॉल को पूरी तरीके से तोड़ने में करीब आधा और घंटा लग जाएगा। गु चिंगांग हल्के से नोड करता है और वह उम्मीद ही कर सकता था कि जियान इंड्योर कर पाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते फिरोशियस एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। टनल के अंदर रंबलिंग साउंड्स बिल्कुल बंद नहीं होते। वहीं पे एटमॉस्फेयर काफी टेंस होता जा रहा था। जब जब जियान एक के बाद एक एनर्जी कोर को ऑब्जर्व करता जाता है, सभी की हार्ट बीट्स भी बढ़ती जाती है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान को इतने खतरनाक एग्जॉशन का सामना करना होगा। बैंग साउंड के साथ जियान का फायर ड्रैगन एक बार फिर से क्रिस्टल वॉल से कोलाइड होता है। क्रिस्टल्स चारों तरफ फैलते हैं। जियान के पैर स्लो हो गए थे। वो डीप आवाज में बोलता है, एनर्जी कोर्स और नहीं रहे। इन शब्दों को सुन के कई लोगों की फेस मसल्स ट्विच करने लगती हैं। गु चिंगांग थोड़ी देर तक सोचने के बाद एक ब्राइट एनर्जी कोर को बाहर निकालता है। वो इसे जियान को देते हुए बोलता है, ये एक 9 स्टार एनर्जी कोर है और बस मेरे पास यही एक बचा है। इस एनर्जी कोर को जियान बिना हेजिटेट करे रिसीव कर लेता है, जिसके बाद उसने सिर को हिलाते हुए बोलता है, सिर्फ ये काफी नहीं है। हर 1 मीटर के डिस्टेंस कवर करने में जियान की टोटल दुकी की 10% दुकी एग्जॉस्ट हो जा करती है। एक 9 स्टार एनर्जी क्रिस्टल भले ही काफी पावरफुल हो, लेकिन अगर ये पूरी कर्टन को क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर ये बिल्कुल इनफ नहीं है। फुओजान भी हेजिटेट करने के बाद एक और 9 स्टार एनर्जी कोर को बाहर निकालता है। वो कहते हैं, मेरे पास ये लास्ट है। जियान गहरी सांस छोड़ने के बाद बोलता है, मुझे ऐसे 3 और चाहिए। उसके इन शब्दों को सुन के सभी लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। आफ्टर ऑल एक 9 स्टार एनर्जी कोर बहुत ही कीमती होता है। हमारा ध्यान जाता है लेकन के दोनों मेंबर्स की तरफ। उनका एक बंदा सहाय करता है। एक इशारे पे एनर्जी कोर जियान की तरफ शूट हो गया था। वो कहते हैं, अगर यहाँ पे हम सब मरने वाले हैं तो फिर एनर्जी कोर्स को बचाने का फायदा क्या है। शी क्लैन के दोनों भारी भरकम से लोग एक बार ग्लैंसेस को एक्सचेंज करने के बाद 2 और एनर्जी कोर्स को जियान को दे देते हैं। वो कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर हम सभी ब्रदर जियान पर रिलाई कर रहे होंगे। जब शी क्लैन के लोग अपने एनर्जी कोर्स को जियान को हैंड ओवर कर देते हैं, सभी की आंखें लैंड करती हन्या के डुओ के ऊपर। ऐसे सीन की वजह से हन्या की फेस मसल्स लगातार ट्विच करती है। इस समय वो जानता था कि उसके वर्ड्स बिल्कुल यूजलेस होंगे। वो दाती मीन्स के एक और एनर्जी कोर को बाहर निकाल ही सकता था, जिसके बाद वो पहुंच जाता जियान के पास। इस एनर्जी कोर को हासिल करने के लिए हन्या और हनली को काफी एफर्ट लगाने पड़े थे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि हन्या को इस कोर को से देना होगा जिसे वो रत्ती हुआ जिंदा नहीं देखना चाहता। जियान जिसके हाथ में 5 9 स्टार एनर्जी कोर्स इकट्ठे हो चुके थे, वो सहाय करता है, जिसके बाद जियान का फिस्ट आगे बढ़ गया था। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली फायर ड्रैगन का फायर ग्लो एकदम ब्राइट हो जाता है। वो इंस्टेंटली एक फायर फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर थंडरबोल्ट की तरह क्रिस्टल लेयर को पेनिट्रेट कर देता है। जियान की टोली फटाक से उसे फॉलो करती है। इन सभी की इस तरीके से खतरनाक जर्नी करीब आधे घंटे तक और चलती रहती है। जियान के फायर ड्रैगन में से एक और फायरी ग्लो बाहर आता है, जिसके बाद वो फाइनली डिम हो गया था। अपने फायर ड्रैगन को डिम होते हुए देख जियान डीप आवाज में कहता है, हम एग्जिट के पास पहुंच गए। तुरंत ही वो अपने सर को उठा के देखता है सामने की तरफ। सामने एक एमरल्ड जैसी दिखने वाली क्रिस्टल वॉल होती है। इस चीज को एंशिएंट डिवॉरिंग इंसेक्ट्स ने बहुत ही खतरनाक तरीके से कवर करके रखा होता है। सिर्फ इसे ब्रेक करने के बाद ये ग्रुप हेवनली टूम के 3rd लेवल में एंटर कर सकता है। जस्ट उसका फायर ड्रैगन उसे एमरल्ड वॉल पर टकराने वाला होता है, जियान की नजरें शिफ्ट होती हैं। उसे उस क्रिस्टल वॉल के मिडिल में कुछ दिखाई दिया था। उस जगह पे होता है एक फिस्ट के साइज का क्रीचर, जो कि एक हल्की सी रेड लाइट को एमिट कर रहा था। दूर से देखने पे ये किसी कीड़े के कोकून जैसा लगता है। जियान की नजरें उस कोकून को एक बार देखती है, जिसके बाद वो उन्हें विड्रॉ कर लेता है। अभी जियान के पास टाइम वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं था। हम उसके चेहरे पे डीप थॉट वाले एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। जियान मन में कहता है, ये सामने की क्रिस्टल वॉल कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रही है। इतने डेंस कलर को मैंने पहले नहीं देखा। वो एक गहरी सांस लेने के बाद अपने पैर को आगे बढ़ाता है। तुरंत ही उसका सीधा हाथ उस फायर ड्रैगन से मर्ज हो जाता है, जिसके बाद जियान ने अपने पंच को रूथलेसली आगे थ्रो कर दिया था। जब वो बैंग साउंड के साथ एमरल्ड वॉल से कांटेक्ट करता है, सभी के कानों में एक डीप एक्सप्लोजन की आवाज आती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से काफी खतरनाक रिपल्स फैलने लगती हैं। इसके इम्पैक्ट की वजह से पूरी टनल हिल जाती है। सभी की एंशियस आंखों के सामने एक छोटी सी क्रैक लाइन फैलने लगी थी। कुछ समय तक फैलने के बाद सभी को सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। वो एमरल्ड क्रिस्टल वॉल तुरंत ही फट जाती है। जैसे ही चारों तरफ क्रिस्टल लेयर के चिप्स फैलते हैं, जियान जल्दी से उन्हें ग्रैब करने लगता है। उसके हाथ में एक जेट जैसी चीज लैंड हुई थी, लेकिन इस समय जियान इस पर ध्यान नहीं देता। ये सीधी चली जाती है उसकी स्टोरेज रिंग में। लास्ट क्रिस्टल बॉल को शैटर करने के बाद हम जियान के पैरों को जमीन पे प्रेस होते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी सबसे आगे लीड करती हुए आगे जाती है। पीछे गु चिंगांग और बाकी के लोग जो कि पहले से प्रिपेयर्ड हो चुके थे, वो तेजी से जियान को फॉलो करते होल को पास करते हैं। जियान की स्पीड बहुत ही तेज थी। पलक झपकते पूरे टनल
टनल से बाहर आ गया था, जिसके बाद उसकी आंखें ग्रे कलर से भर जाती हैं। ये जगह बहुत ज्यादा वास्ट थी, एक ही ग्लैंस में इसकी बाउंड्री को देखा नहीं जा सकता। पिछले दोनों फ्लोर्स की तरह यहाँ पे डेंस एनर्जी से भरा धुआं चारों तरफ नहीं फैला होता। जब जियान का ग्रुप नीचे आके लैंड करता है, ये सभी सेंस करते हैं कि एक प्योर एनर्जी ग्राउंड से होकर उनके पैरों में एंटर कर रही है। ऐसी डिस्कवरी की वजह से सभी लोग स्टन्ड हो जाते हैं। तुरंत ही सभी की आंखों में जॉय फ्लैश हुआ था। सच में हेवनली टूम के थर्ड लेवल से पिछले दोनों लेवल्स बिल्कुल कंपेयर नहीं करे जा सकते। इस तरह की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद अगर वो फालतू में एनर्जी कोर्स को नहीं भी ढूंढते, तब भी ट्रेनिंग काफी शानदार होने वाली है। सभी के खुशी भरे चेहरे एक दूसरे को देखते हैं कि यही हेवनली टूम का थर्ड लेवल है। इतनी बड़ी मुसीबत से निजात पाने के बाद सभी काफी रिलीफ फील कर रहे होते हैं। बट इन सभी को रिलीफ फील करे हुए बस कुछ ही समय हुआ होता है। पीछे का वो इनॉर्मस लाइट कर्टन जो कि जमीन और आसमान से कनेक्टेड था, उसमें से लगातार बजिंग साउंड्स आती हैं। ऐसे सीन की वजह से जियान का ग्रुप शॉक हो जाता है। वो काफी तेजी से पीछे जाने लगे थे। जब ये लोग पुल बैक कर रहे होते हैं, वेव आफ्टर वेव सब ऐसी चीजें लाइटिंग स्पीड से उनकी तरफ बढ़ती हैं। ये अपने साथ बजिंग साउंड्स को ला रही थी। इस वेव को देख के गुचिंगा और बाकियों का एक्सप्रेशन तुरंत ही अगली हो जाते हैं। वो फटाक से विड्रॉ करते हुए बोलते हैं, ये एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स हैं, ये हमारा पीछा करने चले आए। ऐसा लगता है एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स ने सभी डायरेक्शंस को कवर कर लिया है। लेकिन जब ये सभी कीड़े उस एनर्जी वॉल से एक सर्टेन दूरी पे आ गए थे, अचानक से हम इन्हें रुकते हुए देखते हैं। सभी को कई पफ की साउंड सुनाई देती है। वो सभी कीड़े एकदम सफेद पाउडर में बदल जाते हैं। इस पफिंग साउंड को आते हुए 1 मिनट हो चुका था, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स को किसी चीज की परवाह नहीं है। वो बिना मौत की परवाह करते हुए आगे आते जा रहे थे। लेकिन जब वो बाउंड्री वॉल से 10 फीट की दूरी पे आते हैं, एक मिस्टीरियस फोर्स इन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। अचानक से वो पाउडर में बदल जाया करते थे। एंड में जाके सफेद पाउडर इतना एक्यूमुलेट हो गया था कि इसकी हाइट कुछ मीटर ऊंची होती है। ये एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स आखिर क्या कर रहे हैं? सभी लोग सीन को देख के स्टन्ड हो जाते हैं कि एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स भले जानते हो कि इनकी हालत क्या होने वाली है, फिर भी बिल्कुल हेजिटेशन नहीं दिखा रहे। सभी के चेहरों पे चिंता वाले एक्सप्रेशन आ चुके थे। एक बंदा कड़वे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, क्या ये हमें वापस जाने से रोक रहे हैं? ये सुन के गुचियांग अपने सिर को हिलाता है। वो आईब्राउज को नीट करके बोलता है, अगर इनका गोल हमारे वापस जाने के रास्ते को रोकना होता तो वो इस तरीके से ऑल आउट नहीं जा रहे होते। वो यहाँ पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ये सुसाइड एकदम पॉइंटलेस है। जब सभी लोग सोच रहे होते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जियान के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। बिना किसी के नोटिस करे जियान की फिंगर उसकी स्टोरिंग को रब करती है। क्या ये सभी उस चीज की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उसने क्रिस्टल बॉल में से ग्रैब किया था? इन एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स के सुसाइड वाले एक्शंस करीब 10 मिनट तक और चलते रहते हैं। अभी वो सफेद पाउडर की लेयर काफी थिक हो चुकी होती है। अच्छी बात है कि वो अपने ऐसे सुसाइडल एक्शंस को जारी नहीं रखते। जब बहुत सारे एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट राख में बदल जाते हैं, इनके आगे चार्ज करने की स्पीड स्लो हो जाती है। अंत में जाके पूरी तरीके से गायब हो गए थे। क्लियरली जब उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर एंड में गिव अप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इन एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स को वापस से वॉल में जाते हुए देख गुचिंगा अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, लेट्स गो। इन शब्दों को सुन के जियान भी रिकवर हो गया था। अचानक से वो पीछे मुड़ के चारों तरफ देखता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सभी का ध्यान इन एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स पे था, हन्या का ग्रुप यहाँ से ऑलरेडी 9-11 हो चुका है। जुन्नर ने भी इन दोनों की डिसअपीयरेंस को सेंस कर लिया था। वो आईब्राउज को नीट करके बोलती है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। हम देखते हैं होजान को। वो जियान की तरफ हाथ कप करके बोलता है, हाँ ब्रदर जियान, इस बार हम सब यहाँ पे तुम्हारी वजह से ही आ पाए हैं। अब क्योंकि हम लोग थर्ड लेवल में एंटर कर चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पे ज्यादा समय तक रुकना नहीं चाहेंगे। हमें जल्दी से ट्रेनिंग करने की जगह को ढूंढना होगा, जिससे हम बचे हुए समय का पूरा फायदा उठा सके। जियान भी स्माइल करके नोट करता है। वो भी अपने हाथों को कप करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ब्रदर होजॉन को पीसफुल जर्नी विश करना चाहूंगा। ये सुन के होजॉन अपने हाथों को वेव करता है। वो कहता है, गुड बाय। जैसे ये 3 साल खत्म होते हैं, हम बाहर मिल रहे होंगे। ये कहने के बाद होजी को लेकर चला गया था। जब होजॉन शेकलैंड और लेकलैंड के लोग चले जाते हैं, ये ऑप्शन जी जियान को देख के अपने हाथ को फटकारता है। वो बिना कुछ कहे अपनी साथ आई इंचेंटिंग लेडी को लेकर चला जाता है। कुछ ही समय में जब ये सभी चले जाते हैं, ये जगह फिर से खाली खाली हो गई थी। अब बस यहाँ पर रह गया जियान का ग्रुप। गुचिंगांग देखता है जियान और जूनर को। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो पूछता है, जूनर तुम दोनों कहाँ पे जाने वाले हो? जूनर स्माइल के साथ बोलती है, बिग ब्रदर चिंगांग, क्या आपको सच में नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुन के गुचिंगांग काफी हेल्पलेस फील करता है। वो अपने सिर को हिलाते हुए देखता है जियान की तरफ। गुचिंगांग बोलता है, क्या तुम सच में शाओजोन की टीम को विजिट करना चाहते हो? वो जगह हेवनली टूम के सबसे डीपेस्ट रीजन में है। वहाँ पे 8 या फिर 9 स्टार लेवल की बॉडीज को ढूंढना बहुत आसान है। अगर वहाँ पे तुम्हारी 1-2 से मुलाकात हो भी जाती है, तो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मिलके उस सिचुएशन को संभाल सकते हो। लेकिन जैसे जैसे
के नंबर्स बढ़ेंगे, उन एनर्जी बॉडीज को फेस करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। हो सकता है डीपेस्ट रीजन में तुम्हें दूशंग लेवल की एनर्जी बॉडीज भी दिखें। उनसे फाइट करने का मतलब सीधा मौत को बुलावा देना है। जियान नोट करके बोलता है मैं जानता हूँ। जियान के एक्शंस को देख के गु चिंगयांग काफी हेल्पलेस फील करता है। काफी हेजिटेशन के बाद उसकी नजरें जाती हैं उस सिल्वर रोड मैन और उस बर्डली लुकिंग मैन की तरफ। वो पूछता है तुम दोनों के क्या प्लान्स हैं? क्या तुम दोनों भी रैंडमली यहाँ पे ट्रेनिंग करके बचे हुए टाइम को निकालने वाले हो? ये सुन के गुजियान स्माइल करता है। वो कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल है? इस हेवली टूम में एंटर करने से पहले एल्डर टोंगजॉन ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मुझे हर सिचुएशन में जूनर को प्रोटेक्ट करना है। मुझे लगता है ऐसे इंस्ट्रक्शन सिर्फ मुझे ही नहीं मिले होंगे। ये सुन के वो सिल्वर रोडमैन अपने हाथों को उठाता है। वो कहता है मैं भी हूँ। जिसके बाद वो देखता है जियान को। वो हंस के कहता है अभी तक मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया हूँ। मैं हूँ गुहुआ, जिसे तुम ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सेकंड जनरल के नाम से भी जानते होगे। इससे पहले मेरे समझ के बाहर की बात थी कि जूनर ने तुम्हें क्यों चुना, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिमाग में कुछ आंसर्स क्लियर हो गए। वो मोटा ताजा सा इंसान जो ऑनेस्ट और सिंपल दिख रहा था, वो कहता है मुझे भी सेम ऑर्डर्स मिले हैं। वैसे मैं हूँ गुशिंग, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 3rd जनरल। जियान स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को कब करता है। जब वो गु चिंगयांग के ग्रुप को दिखता है उसे इन तीनों की आंखों में नफरत दिखाई नहीं देती, स्पेशली 3rd लेवल की बाउंड्री वॉल को क्लियर करने के बाद। साफ तौर पर ये जियान से दुश्मनी नहीं करना चाहते। इस वजह से जियान भी इन तीनों को इंडिफरेंट तरीके से ट्रीट नहीं करता। गु चिंगयांग अपने हाथों को फैला के बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम सब साथ में ट्रेवल करते हैं। हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ को देखते हुए जब तक हमारा सामना किसी दोशंग लेवल की एनर्जी बॉडी से नहीं होता, हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या तुम शाओजोन की टूम में एंटर कर पाओगे, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार मेरे गु क्लैन के एक्सपर्ट्स वहां तक जा चुके हैं, लेकिन हम एंटर करने का रास्ता पता नहीं होता। हमने चाहे कैसे ही मेथड्स को ट्राई किया हो, हम टूम में एंटर नहीं कर पाए। इस वजह से तुम्हें मानसिक तौर पे प्रिपेयर रहना होगा। शायद तुम्हारे एंसेस्टर नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे। ये सब सुनने के बाद जियान के चेहरे पे बस एक स्माइल आई थी। वो नोट करके बोलता है मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं कि मुझे डेफिनेटली वहां जाके फायदा होने वाला है। गु चिंगयांग बोलता है मैं भी उम्मीद करता हूँ। वो अपने सिर को ऊपर उठा के पूरे एरिया को देखता है जो कि पूरी तरीके से ग्रेइश ब्राउन होती है। फाइनली वो एक्सेल करने के बाद बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। मैं भी सच में जानना चाहता हूँ कि हेवली टूम का 3rd लेवल आखिर कितना टेरिफाइंग है। जियान कहता है तो फिर चलते हैं। तुरंत ही वो देखता है जूनर की तरफ। एट द सेम टाइम दोनों ने अपने पैरों को जमीन पे प्रेस कर लिया था। इनकी बॉडी एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होके 3rd लेवल के डीपेस्ट रीजन में जाने लगती है। गु चिंगयांग की टोली फटाक से जियान को फॉलो करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जियान का ग्रुप था उससे काफी दूरी पे 2 फिगर्स अपीयर होते हैं। ये दोनों हन्या और हनली होते हैं जो कि कुछ समय पहले भाग गए थे। हनली अपने सिर को घुमाता है। थोड़ी दूर तक देखने के बाद वो बोलता है गु चिंगयांग के ग्रुप ने जूनर और जियान को ज्वाइन कर लिया है। हन्या इंडिफरेंट तरीके से नोट करता है। वो कहता है साथ में हाँ चलो ये भी ठीक ही है। जब समय आएगा तो फिर हमें भी कम परेशान होना पड़ेगा। अभी हन्या की आंखों में ब्रूटल ग्रीन फ्लैश होता है। वो कहता है जियान अगली बार जब हम मिल रहे होंगे वो तुम्हारी जिंदगी का लास्ट दिन होगा। तुम बस मेरा इंतजार करो। अब खैर वेट तो तुम सभी को भी करना होगा ऑफ कोर्स नेक्स्ट एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जियान की मुलाकात होगी एक बेंशंग लेवल की एनर्जी बॉडी से, लेकिन असली खतरा तो जियान का वेट कर रहा होगा क्योंकि कुछ ही समय के बाद उसका सामना होने वाला है दोशंग लेवल की एनर्जी बॉडी से। अब आखिर वो एनर्जी बॉडीज कहाँ से बिलोंग करती हैं, चलो उनकी डिटेल्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में जान रहे होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन स्मैश हो जाना चाहिए। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, जैसे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहें। बहुत ही जल्दी हम मिलने वाले शाओजोन से जो कि अभी तक लेजेंड बने रहे हैं। तुम सभी उनके बारे में क्या सोचते हो ये जल्दी से कमेंट्स में लिखो। मैं यहाँ पे तुम्हारे कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके मेरी हेल्प तो कर ही पाओगे, साथ ही में से आपको अर्ली एक्सेस जैसी चीजों का फायदा भी मिल जाएगा। ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। हम करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया था तो वो अभी लेफ्ट में शो हो रहा होगा, राइट में आपको दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड। ऑफ कोर्स जैसे ही वो अवेलेबल होता है। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।